15th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी के बीच यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। उस वक्त बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़रूरत होती थी। ईस्टर्न कंट्रीज़ खासकर इंडिया रॉ मटेरियल्स का एक अच्छा सप्लायर था। इटली का इन ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ 12th सेंचुरी से ही ट्रेड चलता था। इटली ट्रेड के लिए जिन रूट्स का इस्तेमाल करता था उनमें सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को पर्शियन गल्फ होते हुए इराक और टर्की लाया जाता और फिर वहाँ से उसे जेनेवा और वेनिस भेजा जाता। इसके अलावा रेड सी से होते हुए इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया भी भेजा जाता था। चूँकि इन रूट्स पर इटली की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो चुकी थी, जो दूसरी कंट्रीज़ थी वो किसी और रास्ते की तलाश में थी, खासकर समुद्री रास्ता। कंपास की खोज ने इनके रास्ते को और आसान बना दिया, क्योंकि पोर्चुगीज़ इस काम में सबसे पहले लगे हुए थे। इसलिए 1487 में बार्थोलोमे डाइस नाम का पोर्चुगी साउथ अफ्रीका की साउदर्न मोस्ट पॉइंट पर, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया, वहां पहुंचने में सफल रहा। फिर 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और फिर सिलसिला शुरू हुआ इंडिया और पोर्चुगीज़ के साथ व्यापार का। ट्रेड एक्सपेंशन एंड स्ट्रगल। दोस्तों, भारत की स्थिति की बात करेंगे तो गुजरात में महदूद बेगड़ा को छोड़कर उस वक्त भारत छोटी छोटी पावर्स में डिवाइड था और उनके पास नौसैनिक शक्ति भी नहीं थी जो इन पोर्चुगीज़ को रोक सके। अपने शुरुआती दौर में पोर्चुगीज़ ने नौसैनिक शक्ति मजबूत बनाने के लिए फितौरिये, जो जहाज़ों का अड्डा होता था, उन पर कब्जा करना चाहा। 1503 में पहले पोर्चुगीज़ गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के नेतृत्व में सबसे पहले पोर्चुगीज़ ने कोचीन पर कब्जा किया और इसके बाद 1510 में गोवा पर कब्जा कर इसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना दिया। इसके बाद उन्होंने सिलसिलेवार हमला किया और एक के बाद एक जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये जगह थी चाउल, दीव, सालसेट और बसाइन, मैंगलोर, क्रेंगानौर, होनवा, भटकल, कैन्नौर, क्विलोन और भावनगर। कोरोमंडल कोस्ट के मसूलीपट्टनम से सामान को इकट्ठा करते और उसे नागपट्टनम पोर्ट से भेज देते थे। नागपट्टनम के नॉर्थ में ट्रेड को संभालने के लिए पोर्चुगीज़ ने सैंथोम नाम की एक बस्ती भी स्टैब्लिश की थी। मालाबार और कोंकण से सबसे ज़्यादा काली मिर्च और साथ ही अदरक, दालचीनी, हरण, चंदन और नील एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया से टाफ्टा, जो कि एक प्रकार का कपड़ा होता है, उसको भी एक्सपोर्ट करते थे। अब तक सी ट्रेड में उनकी मोनोपोली इस्टेब्लिश हो चुकी थी और इसके लिए खुद को वो एस्तादो द इंडिया कहते थे। सी ट्रेड को मैनेज करने के लिए उन्होंने कॉटेज सिस्टम बनाया था। दरअसल इस सिस्टम के द्वारा शिप कैप्टन को शिपिंग करने के लिए गोवा के वॉइसरॉय से लाइसेंस लेना होता था। पोर्चुगीज़ का इंडिया में व्यापार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनाइटेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन्हें लगभग हर साल 1.7 लाख क्रूडोज भारत भेजता था। ट्रेड के अलावा जो दूसरा मंसूबा लेकर पोर्चुगीज़ आए थे वो था क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करना, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पोर्चुगीज़। अपने इस मिशन की पूर्ति के लिए उन्होंने मुगल शासक अकबर और उसके बेटे हुमायूं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश भी की, हालांकि वो असफल रहे। मुगल शासक अकबर और उसके बेटे हुमायूं ने तथाकथित तौर पर क्रिश्चियनिटी को सम्मान दिया। उनके सम्मान देने के पीछे की वजह उनसे सैनिक शक्ति प्राप्त करना था।